नमस्कार। कल हमने देखा BLI 223 का पेपर और आज हम देखेंगे BLI 224 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से पेपर में आने की संभावना है 70 से 80%। इनको ठीक से पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर और वेरिफेल्स के में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं दो वेरिफेल्स डिवाइस की कार्य प्रणाली समझाइए। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं जो इसके अंदर हैं, और ये जो बाहर हैं ये इनको भी हार्डवेयर बोलते हैं, पर ये भी पेरिफेरल्स होते हैं। इनको हम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। कंप्यूटर के जो पेरिफेरल्स और हार्डवेयर हैं यहाँ पे भी आप बुक में भी अपनी में देख सकते हैं, लेकिन अभी यहीं पे देखेंगे। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी भौतिक और आंतरिक भाग होते हैं कंप्यूटर को चालू करने और बुनियादी प्रोसेसिंग के लिए अनिवार्य है, जैसे CPU, मदरबोर्ड, रैम। इसके भी विपरीत फेरिफेल्स वे बाहरी डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से बाहर से जुड़ते हैं, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। अब इनमें दो फेरिफेरल डिवाइस की कार्य प्रणाली आप कर सकते हैं। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, आप यहाँ पे प्रिंटर भी ले सकते थे, लेजर प्रिंटर भी ले सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, जो भी आप चाहें वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसका एक फ़ोटो, और साथ में आपको फिर जो क्वेश्चन है उसी को इंग्लिश में यहाँ पे दिखाया गया। डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फेरिफेल्स। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू द कोर फिजिकल एंड द इंटरनल कंपोनेंट। जो इंटरनल कंपोनेंट अभी बात हुई, CPU, मदरबोर्ड, यहाँ पे फोटो में भी दिखाया ये सारे, और रैम। ऑन द अदर हैंड, पेरिफेरल्स ऑन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर फ्रॉम द आउटसाइड टू एक्सटेंड इट्स कैपेबिलिटी, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज, जिसमें बार कोड है, प्रिंटर है। ये सारे के सारे आपके पेरिफेरल्स होते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर पेरिफेरल्स आपकी बुक में भी दिया है, तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस के विभिन्न कंपोनेंट के बारे में बताइए। तो लिब्रे ऑफिस क्या है? एक ओपन सोर्स फ्री ऑफिस साइट्स है, सूट्स है। जैसे कि आपको पता होगा कि लिब्रे में क्या होता है, जैसे हम आजकल क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, वैसे ही लिब्रे ऑफिस एक। और लिब्रे ऑफिस का क्या है, सबसे पहले राइटर है, जो उसमें वर्ड होता है, इसमें राइटर बोलते हैं, क्लेक बोलते हैं स्प्रेड सीट को, जो MS एक्सेल होता है उसको। लिब्रे ऑफिस में हम इम्प्रेस से हम क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस ड्रॉ करने के लिए एक ये है। तो ये इसके 5 इम्पोर्टेंट ये हो गए। आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिब्रे ऑफिस इज ए पावरफुल फ्री एंड द ओपन सोर्स ऑफिस सूट्स है। और काम क्या, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस क्लिक, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अन ऑफिस सूट्स जैसे MS ऑफिस की तुलना लिब्रे ऑफिस से कीजिए। तो अगर हम लिब्रे ऑफिस से इसकी करें, तो जो सॉफ्ट एप्लीकेशन है ये क्या है, ओपन सोर्स है, फ्री है। जबकि MS ऑफिस में हमको क्या है, पैसा देना होता है, इसकी एक कॉस्ट आपको देनी होती है। ठीक है। इससे उपयोग के लिए कोई लाइसेंस फीस, सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि MS ऑफिस को होती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म या विंडोज के लिनक्स और मैक सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, बाकी वो नहीं चलता है। ओपन डॉक्यूमेंट या अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे सभी का समर्थन करता है। इससे डेटा भविष्य में सुरक्षित और सुलभ रहता है। MS ऑफिस के साथ अनुकूलता या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और आसानी से खोल और सेव कर सकता है। कम सिस्टम की आवश्यकता है, पुराने या कम क्षमता वाले कंप्यूटर में भी बिना हैंग हुए काम करता है। यहीं पे आप इंग्लिश में देखें, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ये इंग्लिश में होगा आपका DBMS, इनूरेट इनूमरेट इनूमरेट है। और यहाँ पे आपका आ गया हायरार्किकल। जैसे आपने पहले हायरार्किकल में आपको पता कि पहले ऊपर वाला, फिर छोटा, फिर छोटा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के रूप में व्यवस्थित है। नेटवर्क DBMS। उसके बाद में आपका है रिलेशन DBMS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है।
ठीक है। इनुमरेटिव वेरियस टाइप ऑफ DBMS आप यहाँ पे देखेंगे, हिरार्किकल है, नेटवर्क DBMS है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन DBMS। RDBMS इज अ मोस्ट वाइडली अडोप्ट डाटाबेस, जो पूरी दुनिया में यूज़ किया जा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, मल्टीमीडिया सबसे आप क्या समझते हैं? पुस्तकालयों में मल्टीमीडिया के उपयोग के 2 प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा कीजिए। मल्टीमीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना, जैसे मल्टी और मीडिया। ये टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो को एक कंप्यूटर नियंत्रित डिजिटल संयोजन है। यह सूचना को केवल पढ़ने के बजाय देखने और सुनने का काम करता है। पुस्तकालय में क्या है इसका उपयोगकर्ता? यूजर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। पुस्तकालय नए पाठकों को समझाने के लिए वीडियो और एनिमेशन पर आधारित ट्यूटोरियल बनाता रहता है। डिजिटल संरक्षण और अभिलेखाकार। डिजिटल प्रेजेंटेशन होता है, दुर्लभ, फटी या ऐतिहासिक जो एंट्रीज होती हैं उनको हम यहाँ पे बचा सकते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश में सेम क्वेश्चन देखें। मल्टीमीडिया जे कंप्यूटर कंट्रोल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल्स डाटा टाइप्स, तो ये यहाँ पे ये है। यूजर ओरिएंटेशन है। वेब 2.0 की को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए। वेब 2.0 इंटरनेट के इतिहास का वह दूसरा चरण है जिसमें वेब पेजों को केवल पढ़ने योग्य से बदलकर इंटरेक्टिव और लिखने योग्य बना दिया। इससे पहले वेब 1 में सिर्फ क्या जानकारी देख सकते हैं, लेकिन वेब 2 में क्या है, उपभोक्ता जो यूजर है वो सामग्री बनाने, कंटेंट क्रिएशन कर सकता है, साझा कर सकता है, आपस में संवाद करने की अनुमति प्रदान करता है। वेब 2 के मुख्य एप्लीकेशंस क्या हैं? मेजर एप्लीकेशन ऑफ वेब 2, ये यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आती हैं तो आप देख लें, हिंदी इंग्लिश। ब्लॉग्स कर सकते हैं, ऑनलाइन जर्नल वेयर द इंडिविजुअल और लाइब्रेरियन पब्लिश रेगुलर अपडेट, इंसाइट्स एंड न्यूज़ अलाउिंग रीडर टू इंगेज वाया द कंपोनेंट सेक्शन, तो इसमें आप को पढ़ सकते हैं। विक्स जैसे विकिपीडिया, जहाँ यूजर अपनी जानकारी को एडिट या नया पेज बना। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, लिंक्डइन आदि, जो लोग आपस में जुड़ते हैं, तो ये इसके मुख्य एप्लीकेशन हो गए वेब 2 के। नेटवर्क के विभिन्न लाभों का वर्णन कीजिए। जो नेटवर्क है, डिस्क्राइब द वेरियस एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब क्या करेगा? कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जुड़ाव जो संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। इसके मुख्य जो बेनिफिट्स हैं वो अंडर मेंशन है। हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग, जो हार्डवेयर है उनको रिसोर्स उनके शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के माध्यम से। मैं के हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, लेजर, इनको हम शेयर कर सकते हैं। डेटा और फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेटवर्क के माध्यम से। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, ठीक है, आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। और कोएफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है, सस्ता प्रचार भी आपका प्रसंचार होता है। इसके माध्यम से ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैनेजिंग बहुत कम लागत में संभव हो पाता है। तो इनमें आप इंग्लिश में देखें, हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग होता है, सीमलेस फाइल एंड डाटा ट्रांसफ़र है, सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। नेटवर्क कम्युनिकेशन के मापदंडों पर प्रकाश डालिए। जो क्या है, जो नेटवर्क हैं वो 3 मापदंड हैं। सबसे पहले लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक कमरा, ऑफिस या बिल्डिंग के भीतर जैसे स्कूल या लाइब्रेरी का नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया, एक शहर में फैला हुआ केबल टीवी नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, पूरे देश या दुनिया में फैला हुआ इंटरनेट जैसे। टोपोलॉजी, फिजिकल लेआउट क्या है, टोपोलॉजी के आधार पे हम कंप्यूटर को किस ज्यामितीय आकार में, जैसे स्टार, बस, रिंग या मैश टोपोलॉजी के आधार पे हम कनेक्ट करते हैं। आर्किटेक्चर के आधार पर पीयर टू पीयर होता है, जहाँ सभी कंप्यूटर समान क्षमता और अधिकार वाले होते हैं। और एक होता है क्लाइंट सर्वर बेस्ड, तो एक शक्तिशाली जो उसका पावरफुल होता है। इसके बाद हाईलाइट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ नेटवर्क क्लासिफिकेशन, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में आगे किया है। कंप्यूटर नेटवर्क आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द 3 प्राइमरली ऑपरेशन पैरामीटर्स। आपका जियोग्राफी स्पेन है, लेन है, एरिया नेटवर्क, मैन, और ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में। सर्च के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
किसी एक को विस्तार से समझाइए। सर्च के विभिन्न प्रकार क्या हैं, विस्तार से समझाइए। तो सर्च तकनीकी के खोज के मुख्य 3 प्रकार, 4 5 प्रकार हैं। कीबोर्ड, बूलियन खोज, फ्रेज खोज, प्रॉक्सिमिटी खोज, एक्शन खोज, जिनको हम इंग्लिश में भी देखेंगे, इंग्लिश में भी है। एंड ये क्या है कि 3 मुख्य ऑपरेटर्स का उपयोग होता है। यह दोनों शब्दों वाले परिणाम दिखाता है, लाइब्रेरी एंड इकोनॉमी। ये एंड ये दोनों शब्दों वाले परिणाम दिखाता है, जैसे लाइब्रेरी एंड इकोनॉमी। इसमें केवल वही पेज आएंगे जिनमें दोनों शब्द हैं, और ये दोनों में से किसी भी शब्द वाले परिणाम को दिखाएगा, जैसे क्लर्क और मैनेजर। नोट, यह किसी विशेष शब्द को परिणामों से बाहर कर देता है, जैसे एप्पल नोट, लाइब्रेरी। इनका इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया, लिस्ट ऑफ द डिफरेंट सर्च, आप इसको देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। राष्ट्रीय discuss the goals and the objective of the convergence in the context of NEIS। कन्वर्जेंस होता है आपका अलग अलग तकनीक, जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया का एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म या नेटवर्क पर एक साथ आ जाना। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रणाली के संदर्भ में इसे मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। सिंगल विंडो एक्सेस, नागरिकों को देश के किसी भी कोने से स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी डेटा एक ही पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदान होता है। लागत और बुनियादी ढांचे में कमी, अलग अलग कामों के लिए तैयार अलग अलग तार या नेटवर्क बिछाने की बजाय एक ही ब्रॉडबैंड फाइबर नेटवर्क पर इंटरनेट, कॉलिंग और टीवी देना होता है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, जो आपको घरों में लगाई जा रही है वाईफाई वगैरह, वो यही सेम काम करती है। डेटा का एकीकरण, विभिन्न सरकारी विभागों के डेटाबेस को आपस में जोड़ना कि ताकि फाइल का ट्रांसफर और वेरिफिकेशन तुरंत हो सके। सूचना का लोकतंत्रीकरण, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक डिजिटल माध्यम से सूचना और ज्ञान पहुंचाना ताकि डिजिटल डिवाइस को समाप्त किया जा सके। अब यहाँ पे देखेंगे, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस टेक्नोलॉजी फील्ड सच एज ए कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया, इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है। सिंगल विंडो पब्लिक एक्सेस, एम्पावरिंग सिटीजन टू एक्सेस एजुकेशन, पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड द हेल्थ केयर। तो इसको बार बार करने से ठीक है, आप इसको पढ़ के और अपना क्वेश्चन उसी हिसाब से बना लें। डिस्क्राइब द ब्रीफ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। क्या क्या प्राइवेसी और सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं? मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन डेटा सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी फेस सेवरल persistent threats, malware and viral payloads, फिशिंग अटैक्स। फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं? सोशल इंजीनियरिंग करते हैं लोग, आपको फंसाते हैं, कोई लूर दे के, कोई थ्रेड दे के, तो इनसे बचना। अनऑथराइज एक्सेस हैकिंग करना, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, ऐसे आपको लिंक आएंगे जिनको आप क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा। डेटा ब्रीच एंड प्राइवेसी एक्सप्लोजर, डेटा का जैसे कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड वगैरह का सही इस्तेमाल नहीं करते, एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, ये आपकी आइडेंटिटी, आईडी कार्ड वगैरह को थेफ्ट कर लेते हैं और इससे आपको काफ़ी नुकसान, फाइनेंशियली और पर्सनल नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हम वो लोग वित्तीय और कानूनी धोखाधड़ी करते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मालवेयर और वायरस, फिशिंग्स। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, डिस्क्राइब इन ब्रीफ ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी। ये हो गया आपका। एक बड़े पैमाने पे इंटरनेट सर्च इंजन की वास्तुकला, एक जो सर्च इंजन होता है वो कैसे काम करता है। द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ एन द एंटरप्राइज लेवल सर्च इंजन रिलाइज ऑन 3 इंटरकनेक्टेड फंडामेंटल मॉड्यूल्स। क्या क्या होता है? वेब क्रोवर होता है, और जिसको हम हिंदी में वेब क्रॉयर, स्पाइडर कहते हैं। ये एक स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लगातार पूरे इंटरनेट पर घूमता है। यह एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के लिंक्स पर जाकर नए अपडेट पेजों को ढूंढता रहता है। और सर्च इंजन पर इंडेक्सर का
कॉलर द्वारा लाए गए पेजों को इंडेक्सर गहराई से विश्लेषण करता है। ये पेज पर मौजूद शब्दों, शीर्षक और छवियों का लिंक्स पहचानकर एक बड़ा इंडेक्स तैयार करता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी किताब के पीछे इंडेक्स पेज होता है। क्वेरी प्रोसेसर, क्यूरी क्यूरी प्रोसेसर एंड रैंकिंग इंजन। जब कोई यूजर सर्च के बारे में कुछ टाइप, तो क्वेरी प्रोसेसर उस शब्द को इंडेक्स में ढूंढता है। इसके बाद में पेज रैंक जैसे एल्गोरिदम यह तय करता है कि लाखों पेजों में से सबसे विश्वसनीय और प्रासंगिक पेज कौन सा है। तो ये इस तरीके के एल्गोरिदम लगे रहते हैं। डिस्क्राइब द ब्रीफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू मैनेज मैसेजिंग। तो मैसेजिंग की कैसे आप सिक्योरिटी कर सकते हैं। मैन इन द मिडिल, जब लोग आपस में चैट कर रहे हैं तो बीच नेटवर्क में बैठकर कोई उनकी बातों को गुप्त रूप से पढ़ या बदल सकता है। ठीक है। उसके बाद में है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का अभाव। आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं लगाएंगे तो आपके क्या मैसेज को सर्विस प्रोवाइडर या सरकार अपने सर्वर पर देख सकता है। स्पैम और फिशिंग लिंक्स, जो हम अभी बात कर रहे थे, मैसेजिंग के जरिए लॉटरी, फर्जी ऑफिस ऑफर्स के लिंक आदि आते रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, आपको भी आते होंगे। पहचान छुपा कर धोखा देना, गलत नाम या फर्जी प्रोफाइल बनाकर मैसेज करना, पैसे मांगना या डराना। डेटा का बैकअप असुरक्षित होना, कई बार मैसेज फ़ोन में तो इनक्रिप्टेड होते हैं लेकिन क्लाउड बैकअप में बिना पासवर्ड के सुरक्षित नहीं होते, वहाँ से भी डेटा क्या लीक हो सकता है। टीवी एमएस के जो 3 लेवल हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या, आंतरिक या भीतरी। ये सबसे निचला यह बताता है कि डेटा वास्तव में हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस के भौतिक रूप में कैसे स्टोर किया गया है। वैचारिक या तार्किक स्तर, बाहरी व्यू स्तर। हम किन किन तरीकों से मैसेज भेज सकते हैं। एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो मैसेजिंग मेथड्स क्या क्या हैं, ये सारे मैसेजिंग मेथड आपके हैं। एक्सएमएल क्या है, वेब को व्यवस्थित करने में एक्सएमएल की भूमिका की चर्चा कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल, द इंटरनेट स्टैंडर्ड टू स्ट्रक्चर फॉर्मल enterprise communication, allows lengthy communication combined with the document attachment to be reliably dispatched to the global mails। आप यहाँ पे ग्लोबल मेल भी कर सकते हैं। एक्सएमएल क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। एक एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज जो HTML की तरह इसमें पहले से दिए गए तय टैग्स नहीं होते, यूजर अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद के कस्टमाइज टैग्स बना सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा को प्रदर्शित करना नहीं बल्कि डेटा को स्टोर और सिस्टम एक दूसरे तक ले जाना है। वेब की व्यवस्थित करने में XML की डेटा का सेपरेशन, XML डेटा को उसके प्रेजेंटेशन से अलग रखता है। सिमेटिक वेब का निर्माण और विभिन्न प्रणालियों के बीच में आदान प्रदान। XML का जो रोल है वो क्या है, ये आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल मार्कअप स्टैंडर्ड डिजाइंड स्पेसिफाइड टू स्टोर, encapsulate and transport data across internet network, unlike HTML which use rigid pre-programmed tag to display information। एनालॉग कम्युनिकेशन क्या है, डिजिटल संचार इससे बेहतर क्यों है। यह एक ऐसी विधि है जिसे सूचना को प्रसारित करने के लिए लगातार बदलने वाले कंटिन्यूअस वेव्स का उपयोग किया जाता है, जैसे हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज़ या पारंपरिक रेडियो की तरंगें। डिजिटल संचार एनालॉग से बेहतर होने के कारण नॉइस रेजिस्टेंस होता है। एनालॉग में ज़्यादा नॉइस आपको मिलेगा जबकि डिजिटल में नहीं मिलेगा। एडवांस
इंक्रिप्शन ऑफ कैपेबिलिटीज, जो एडवांस आजकल आ रहे हैं उनको डिजिटल सिग्नल को वित्तीय कोड्स के जरिए आसानी से सुरक्षित कर सकता है। डेटा कंप्रेशन एफिशिएंसी, डिजिटल डेटा को कंप्रेस करके कम बैंडविड्थ में बहुत अधिक जानकारी जैसे एक साथ ऑडियो वीडियो कॉन्टेक्स्ट तेजी से भेज सकता है। एरर करेक्शन, एरर करेक्शन, डिजिटल सिस्टम में रिसीवर के पास ऐसी तकनीक होती है जो रास्ते में खराब हुए डेटा को खुद ब खुद ठीक कर लेता है। तो एनालॉग से आपका जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा बेहतर है। एनालॉग में क्या होता है कि आपको और कॉल करेंगे, फिर डेटा मैनुअली जाना नहीं जाना, वो कई सारी चीज़ें होती हैं। ओ डी बी एम एस और आर डी बी एम एस में क्या अंतर है, आप यहाँ पे पढ़ें। वह डेटाबेस प्रणाली जो डेटा को साधारण टेप्स के बजाय ऑब्जेक्ट्स के रूप में स्टोर करती है, ठीक उसी तरह जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा C++ में किया जाता है। इसमें डेटा के साथ साथ किए जाने वाले मेथड भी एक साथ स्टोर किए जाते हैं। RDMS में रोज और कॉलम की टेबल में होता है, जबकि ODMS में डेटा ऑब्जेक्ट्स के रूप में होता है। RDMS में ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो जैसे जटिल डेटा को संभालने में मुश्किल होती है, जबकि ODMS में मल्टीमीडिया और बहुत जटिल इंजीनियरिंग डेटा को आसानी से संभाला जा सकता है। व्हाट इज द ODMS? ODMS इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इज ए मॉडल वेयर डाटा रिकॉर्ड्स एंड रिप्रेजेंटेड। ये आप एक बार ही देख के कर लें। वेव टू क्या है, पहले भी हमने देखा वेव टू में क्या है और वन से क्या अंतर है। वेव टू इंटरनेट यूजर की भागीदारी और सहयोग को सामाजिक संपर्क पर केंद्रित, जैसे विकिपीडिया, यूट्यूब, फेसबुक। वेब वन स्थिर और केवल पढ़ने योग्य था, जबकि वेब टू गतिशील और पढ़ने लिखने योग्य है। वेब वन में कंटेंट केवल वेबसाइट का मालिक ही डाल सकता है, जबकि वेब टू में सामग्री खुद सामान्य उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई जाती है। वेब वन एक तरफा वन वे था तथा जबकि वेब टू दो तरफा और संवादात्मक है। टीसीपी ऑब्लिक आईपी के विभिन्न लेयर के बारे में वर्णन कीजिए। टीसीपी ऑब्लिक आईपी मॉडल इंटरनेट संचार का मुख्य आधार है। इसमें मुख्य रूप से 4 परतें या 4 लेयर शामिल होती हैं। ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल आप इसमें देख सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल जो है आपका कंट्रोल प्रोटोकॉल हैं दोनों, और इसमें 4 प्रमुख आपके परत होती हैं, जिसमें एप्लीकेशन लेयर, यह सबसे ऊपरी परत जो सीधे यूजर और सॉफ्टवेयर से बात करती है। इसके मुख्य प्रोटोकॉल HTTP और FTP और SMTP शामिल होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका मुख्य काम दोनों कंप्यूटरों के डेटा को विश्वसनीय ट्रांसफ़र को संभालना या बड़े डेटा को छोटे पैकेट में तोड़ती है। इसके बाद इंटरनेट लेयर का मुख्य काम पैकेट्स को नेटवर्क पर उनके सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। और नेटवर्क एक्सेस लेयर यह सबसे निचली परत होती है जो तय करती है कि डेटा भौतिक रूप से तार, फाइबर, ऑप्टिकल्स या वायरलेस तरंगों के माध्यम से आगे बढ़ता है। इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब द TCP एंड IP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है पेपर में आपके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जेंस क्या है, और प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कन्वर्जेंस क्या है।
तो ये एक अर्थ है कि दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार की तकनीकियों, सेवाओं या नेटवर्कों का आपस में मिलाकर एक हो जाना। प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस, पुराने समय में अलग अलग नेटवर्कों के लिए अलग अलग नियमों की आवश्यकता होती थी। उदाहरण के लिए वॉइस कॉलिंग के लिए टेलीफोन नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल था, और कंप्यूटर डेटा के लिए इंटरनेट के लिए अलग नियम थे। प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस के तहत इन सभी अलग अलग नेटवर्क को हटाकर एक ही प्रोटोकॉल आईपी के तहत ला दिया गया। आज वॉइस कॉलिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और साधारण डेटा सब कुछ आईपी प्रोटोकॉल पर चल रहे हैं। आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। कन्वर्जेंस इज ए प्रोसेस वेयर द प्रीवियसली डिस्टिंक्ट टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम, मीडिया, डिलीवरी, ये सबको एक साथ लेके आता है। सर्विस कन्वर्जेंस क्या है, उदाहरण के सही समझाइए। सर्विस कन्वर्जेंस यह होता है जब एक ही ऑपरेटर या एक ही सिंगल डिवाइस के माध्यम से उपभोक्ता को अलग अलग प्रकार की डिजिटल सेवाएं अलग अलग मिलती हैं। उदाहरण के लिए डिवाइस स्मार्टफोन, इसका सबसे पहले कॉल के लिए फ़ोन, गाने के लिए वॉकमैन, फ़ोटो के लिए कैमरा। आजकल क्या है कि ये सारी चीज़ें इसी पे मिल जाती हैं। दूसरा, टेलीकॉम कंपनियां ट्रिपल प्ले सेवाएं जैसे फाइबर ऑप्टिकल तार के माध्यम से घर में हाई स्पीड इंटरनेट, लैंडलाइन टेलीफोन और सेटअप बॉक्स की सेवाएं एक साथ दे रही हैं। कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या अंतर है? ये नियम और प्रक्रियाएं हैं जो एक कंप्यूटर के भीतर आंतरिक घटकों जैसे प्रोसेसर, रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करती हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ये वे नियम और मानक हैं जो दो से अधिक अलग अलग कंप्यूटर या डिवाइस को किसी एक नेटवर्क से आपस में बिना किसी बाधा के डेटा अनुमति देते हैं। मुख्य अंतर, कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल लोकल स्तर पर आंतरिक सिस्टम को संभालता है, जबकि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बाहरी दुनिया के नेटवर्क और तारों के बीच के पैकेट या ट्रांसफ़र को चेक करता है। नीचे इंग्लिश में दिया है तो आप देख के आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर वायरस की विभिन्न श्रेणियाँ। डिस्क्राइब द ब्रीफ डिफरेंस कैटेगरीज ऑफ वायरसेस। वायरसेस क्या क्या हो सकते हैं कंप्यूटर में? बूट सेक्टर वायरस, यह कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से ही लोड होकर कंप्यूटर को चालू होने से रोकता है। फाइल इन्फेक्टर वायरस, यह सीधे एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे .exe.com फाइलों से चिपक जाकर और यूए प्रोग्राम चलाता है तो वायरस एक्टिवेट हो जाता है। मैक्रो वायरस वे उन फाइलों को निशाना बनाता है जो मैक्रोज का उपयोग करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल फाइल है, और उन ईमेल को अटैच खोलने पर यह तेज़ी से फैलता है। ठीक है, आपका रेजिडेंट वायरस या कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम में खुद को छुपा लेता है और बैकग्राउंड में चलते हुए कंप्यूटर की सभी फाइलों को संक्रमित करता है। नेक्स्ट है आपका पॉलीमार्फिक वायरस। ये चालाक वायरस होता है, वह हर बार संक्रमित करते समय अपना रूट बदल देता है, जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसे आसानी से नहीं पकड़ पाता। इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। बूट सेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टर, मैक्रो। आरएफआईडी क्या है? आरएफआईडी और यह तकनीक पुस्तकालय प्रबंधन को कैसे उन्नत बनाती है? तो आरएफआईडी क्या है? एक तरीके का आपका वायरलेस तकनीक है जो वस्तुओं की पहचान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इसके दो मुख्य होते हैं, टैग और रीडर। टैग जो किताबों पर चिपकाया जाता है, और रीडर तरंगों को पढ़ता है। सेल्फ चेक इन आउट, यहाँ पे आपको 4-5 किताबें रखकर तुरंत इशू कर रिटर्न हो जाता है। तेज स्टॉक वेरिफिकेशन हो जाता है इससे, आरएफआईडी से। और एंटी थेफ्ट की आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपके लिए एक बनाया है एंटी थेफ्ट। देखिए आप, जैसे ये देखिए यहाँ पे भी, और एक जो नीचे वाला है यहाँ पे आप बुक ड्रॉप सिस्टम है, यहाँ पे बुक डाल दीजिए, आरएफआईडी से आपकी बुक जमा हो जाएगी। एंटी थेफ्ट, अगर कोई टैग आपका बिना परमिशन के मूव कर रहा है, कोई टैग है आपका बिना सिक्योरिटी चेक के मूव कर रहा है, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे एंटी थेफ्ट अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। टैगिंग हो जाएगी, चेक इन आउट सर्विस हो जाएगी, सेल्फ सर्विस मैनेजमेंट हो जाएगा। तो आपको बस बुक रखनी है और आप आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही आपके लिए
अभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है। तो कंप्यूटर का सबसे मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमेशा इसकी ज़रूरत होती है। जो भी कंप्यूटर का एप्लीकेशन बाद में होंगे, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये है प्रकार होते हैं बैच ओएस, इसमें जैसे काम जॉब को बैच बनाकर कंप्यूटर को दे दिया जाता है। पुराने समय में पेरोल सिस्टम, टाइमिंग शेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक ही समय पे कई यूजर कंप्यूटर का प्रोसेसर थोड़ा थोड़ा समय देते हैं। और इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट ओएस, ये अलग अलग कंप्यूटर को आपस में जुड़े होते हैं लेकिन यूजर एक ही सिस्टम की तरह दिखते हैं। उदाहरण लोकस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जहां समय सीमा बहुत सख्त होती है। उदाहरण मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, जहाज कंट्रोल सिस्टम या लियोनेक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अब थोड़ा इसको हम और बारीकी से पढ़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या हो सकते हैं? चार तरीके के होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपकी इसमें दिया है, मैं यहाँ पे आपको बुक में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉन एज ए प्रोग्राम एंड सेट प्रोग्राम। तो यहाँ पे भी आप इसको देखेंगे। ओपन सोर्स कुछ क्या होते हैं, क्लोज सोर्स होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपकी पेमेंट की विंडो है, आपको पैसा देना होता है। विंडो 7, यूनेक्स, उबंटू, ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनके क्या आपको बेनिफिट होते हैं? लो कॉस्ट होते हैं, फ्री होते हैं, सस्टेनेबिलिटी होती है, हर जगह ऑपरेट हो सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस होती है इनकी, नेटवर्किंग लिनक्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क, इनका सपोर्ट क्लाइंट सर्वर सिस्टम अच्छा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लिनक्स जो है आपका फ्री सॉफ्टवेयर जिसमें उबंटू चलता है, तो ये हो गया आपका कंपेटेबिलिटी, सभी के साथ चल सकता है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओपन सोर्स है जिसके लिनक्स जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन इजीली गेट द सोर्स कोड, आप कोड एडिट कर सकते हो और डेवलप भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, आपने यहाँ समझा इनको। अब डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में इंक्रिप्शन के विभिन्न प्रकारों की सूचीबद्ध कीजिए। इंक्रिप्शन क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट, जो एक गुप्त कोड को टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया होती है ताकि नेटवर्क से कोई उसे चुरा ना सके। सम्मित इंक्रिप्शंस, इसमें डेटा को लॉक करने और अनलॉक करने के लिए एक सिंगल गुप्त चाबी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम आप आजकल देखते हैं ना, क्रेडिट कार्ड में आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड में भी इस तरीके का सिस्टम यूज कर रहे हैं आप। असीमित, एक सीमित होता है, एक असीमित होता है। एसिमेट्रिक, ठीक है। एसिमेट्रिक जो है इसमें अलग अलग दो चाबियां हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। यह इंक्रिप्शन का सबसे पुराना और तेज तरीका। मान लीजिए ए और बी के पास संदेश भेजना है, ए के पास गुप्त चाबी है, मैसेज को कोड में बदलेगा और वो उसको बना देगा। इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। इंटरेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूट सेवाएं से जुड़ी गोपनीयताएं। इंटरेक्टिव जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, वीडियो कॉलिंग इंटरेक्टिव हैं, ये आपस में इंटरेक्टिव मतलब कि इंटरेक्ट करना किसी से। डिस्ट्रीब्यूट क्लाउड, डेटा शेयरिंग नेटवर्क आदि। चुनौतियाँ क्या हैं इनके साथ? स्नूपिंग, स्नूपिंग हो जाती है, अलग अलग नेटवर्क पर सर्वर बिखरा हुआ है तो रास्ते में चोरी या ट्रांजैक्शन डिटेल चुराई जा सकती हैं। क्लाउड डेटा लीकेज हो सकता है। स्टोरेज आपका क्या होगा कि माइनर एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन एरर हो जाएंगे। तो अगर लाखों यूजरों की निजी प्रोफाइल वगैरह भी, अगर छोटा सा भी आपसे हो गया तो लाखों यूजर जो हैं वो चले जाएंगे। सेशन हाईजैक हो जाएगा आपकी आईडी वगैरह को। सेवाओं की अस्वीकृति, हैकर्स डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क के साथ लाखों फर्जी रिक्वेस्ट भेज सकता है। सर्विस, इससे आपका मल्टीमीडिया के लिए स्टोरी बोर्ड की भूमिका क्या है? मल्टीमीडिया, किसी भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जैसे वीडियो, एनिमेशन या इंटरेक्टिव वेबसाइट, लाइनर स्टोरी, ये सारी चीज़ें आप देखें।
सेल स्विचिंग सर्किट और पैकेटिंग स्विचिंग में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? नेटवर्क को डेटा भेजने के 3 मुख्य सर्किट, स्विचिंग, पैकेटिंग स्विचिंग और सेल स्विचिंग। तो इसमें सेल स्विचिंग की श्रेष्ठता के कारण निश्चित आकार है, फिक्स पैकेट है इसका। इसमें तीनों में क्या सेल स्विचिंग सबसे बेटर होती है। सेल स्विचिंग सर्किट और पैकेट से दोनों से बेहतर होती है, इसलिए लो इंटेंट डिले नहीं होता है। उसके बाद में हाई स्पीड की क्षमता होती है इसमें। डेटा संचार में सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता रहता है। डेटा ट्रांसमिशन का मोड यह तय करता है कि दो डिवाइसों को बीच में सिग्नल किस दिशा में बहेगा। सिंप्लेक्स मोड, इसमें डेटा का बहाव केवल एक दिशा में होता है। सिंप्लेक्स क्या होता है? एक दिशा में जाएगा। जैसे कीबोर्ड है, मॉनिटर यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा प्राप्त कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स, एक समय केवल एक ही डिवाइस संदेश भेज सकता है। वॉकी टॉकी होते हैं ना, जो आपने पुलिस वालों को देखा होगा, अपने पास में एक वॉकी टॉकी रखते हैं, पहले वो मैसेज देते हैं, फिर वहाँ से मैसेज आता है। फुल डुप्लेक्स क्या है कि आप एक समय पे दोनों तरफ से बात कर सकते हैं। ये ऐसे आपका मोबाइल, इनको आप तीनों को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DBMS की चर्चाएं। तो DBMS क्या होते हैं? 1 टायर, 2 टायर और 3 टायर होते हैं। मैं आर्किटेक्चर यह तय करता है कि यूजर का कंप्यूटर डेटाबेस सर्वर से कैसे जुड़ा होगा। ये 3 तरीके से जुड़ा होगा। आपका 1 टायर आर्किटेक्चर होगा, 2 टाइप या 3 टाइप आर्किटेक्चर होगा। लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी जो हमने बात की थी वहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़े कम दिए, वहाँ पे और ज़्यादा हैं। अभी आपके कंप्यूटर में हमने देखा था यहाँ पे ये वाले, तो इनको आप लिख दीजिए, ठीक है। ओपन सोर्स है, उसके बाद में सुरक्षित है, कंपेटिबिलिटी है, स्टेनेबिलिटी है, ओपन सोर्स है, परफॉर्मेंस अच्छी है, ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिए, आपको मार्क मिल जाएंगे। आता है ये। वैन की स्विचिंग मेथड को स्पष्ट कीजिए। वैन क्या है? वैन डेटा एक शहर में, मतलब दूसरे शहर में भेजने के लिए, आपका डेटा यूज करने के लिए वैन वाइड एरिया नेटवर्क यूज करता है आपका। तो जब वाइड एरिया नेटवर्क आपका यूज करेगा, तो उसमें क्या क्या होती है? सर्किट स्विचिंग होती है। तो सर्किट स्विचिंग, इसमें डेटा भेजने के लिए पहले सोर्स का डेस्टिनेशन एक भौतिक समर्पित रास्ता हम कर देते थे, पारंपरिक लैंडलाइन रखते थे। पैकेट में किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं है, पैकेट होते हैं, इंटरनेट के थ्रू चला जाता है। वैन की बात कर रहे हैं। मैसेजिंग, इसमें पूरा संदेश एक साथ रास्ते में राउटर पूरे मैसेज के पास स्टोर करता है और आगे भेज देता है। आगे इंटरनेट एड्रेसिंग सिस्टम, IP, और ये आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ये भी आता है, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क वाले में आ जाएगा आपका। इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएशन 4, इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस की पहचान पर एक अंगूठा डिजिटल नंबर, इसकी यह कि 32 बिट्स का होता है। इसे लिखने के लिए डॉटेड डेसिमल का यूज होता है। जैसे 32 आपने देखा होगा ना, ऐसे लिखा रहता है। प्रत्येक भाग का मान 0 से 255 के बीच में हो सकता है लगभग। इससे माध्यम से दुनिया के लगभग अलग अलग एड्रेस बनाए जा सकते हैं। तो इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आता है पेपर में। सर्च टूल की विभिन्न विशेषताओं को वर्णन कीजिए। सर्च कैसे करेंगे इंटरनेट या डेटाबेस पे सटीक जानकारी निकालने के लिए? इंडेक्सिंग के टूल्स इंटरनेट के अरबों पेजों में से उसी को इंडेक्स बना के तुरंत आपको देता है। एडवांस सर्च ऑप्शन, ये यूजर की भाषा, देश, फाइल टाइप करने से जल्दी आपको देता है। रिलेवेंस, ये एल्गोरिदम का उपयोग करके सबसे महत्वपूर्ण और कम पेजों का काम आपको दिखाता है। डिस्क्राइब, ये तो हो गया इस आप। DBMS की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? तो आपकी होंगी डेटा कंसिस्टेंसी होती है, इसका मतलब कि डेटाबेस में हर जगह एक ही जानकारी होनी चाहिए। यदि किसी छात्र को पता है तो वह सभी फाइलों को तुरंत बदल जाना चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा हमेशा सही और वैध होना चाहिए। इसके लिए नियम लगाए जाते हैं, जैसे उम्र वाले कॉलम में कोई टेक्स्ट टाइप ना कर सके। जैसे हम करते हैं ना, जब कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो अगर वहाँ पे डेट आपकी है तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो हम कुछ और लिखेंगे तो लिखा नहीं जाएगा। डेटा इंडिपेंडेंस होता है, इसका मतलब डेटा बिना किसी भौतिक संरचना के बदले तार्किक ढांचे में बदल सकता है। ये आपने पढ़ना है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जैसे आज के इंटरनेट लाइब्रेरी में एक विशाल विस्फोट की तरह हो चुका है। ऐसे में हर समय पर पाठकों को सही जानकारी सर्च से पहुंचानी चाहिए। यदि सर्च
तकनीक न हो तो लाखों यूजर फालतू पेजों के मलबे में अपनी काम की फाइल ढूंढने में कई दिन लगाएंगे। एडवांस सर्च सही जैसे बुलियन प्रॉक्सिमिटी यूजर की खोज से अधिक संकीर्ण और सटीक बनाती है। पुस्तकालय का चौथा नियम, पाठक का समय बचाएं, पूरी तरह सिद्ध होता है। मल्टीमीडिया सिस्टम से डेटा अखंडता इंटीग्रिटी जुड़ी हुई है। पॉकेट का लेस ना हो, ठीक है। डिस्क्राइब द चैलेंज रिलेटेड इंटीग्रिटी हो गया आपका। इंटरेक्टिव टीवी क्या है? इंटरेक्टिव टीवी क्या है? आजकल आप देख रहे होंगे एक इंटरेक्टिव टीवी का यूज हो रहा है। पारंपरिक टीवी का आधुनिक रूप है। एक तरफा प्रसारण की बजाय दर्शक को टीवी स्क्रीन से बातचीत इंटरेक्ट करता है, जैसे पढ़ाने के लिए नहीं यूज करते आजकल, और जब चाहे जब देख सकते हैं। वीडियो ऑन डिमांड है, उसमें लाइव पोलिंग और वोटिंग कर सकते हैं। और ई कॉमर्स और शॉपिंग कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का सिद्धांत क्या है? क्लाइंट होगा, सर्वर होगा, यह यूजर को कंप्यूटर या मोबाइल होता है जो नेटवर्क के माध्यम से किसी भी सेवा जानकारी पाने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर क्या है? बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर है, वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रेशर और मांगी आपको रिस्पॉन्स देता है। यह डेटा पूरी तरह एक जगह सुरक्षित रहता है। लाइब्रेरी का कैटलॉग सॉफ्टवेयर इसी मॉडल पे काम करता है। नेटवर्क में रूटीन एल्गोरिदम क्या है? जब इंटरनेट का कोई डेटा पैकेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ यात्रा करता है तो हजारों रास्ते राउटर आते हैं। तो रूटिंग एल्गोरिदम राउटर के भीतर का वह गणितीय नियम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो तय करता है कि उस पैकेट को सबसे छोटे और तेज बिना ट्रैफिक वाले रास्ते से कैसे पहुंचाया जाए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? हाँ, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये आपके कोई लाइसेंस फीस नहीं होती, पैसा बचता है। जो अभी हम वहाँ पे देख रहे थे लिनक्स वाले, ये वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, जिन्हें आप अपने हिसाब से चेंज या कर सकते हैं। आगे की क्लास में पार्ट 2 में करूँगा, क्योंकि अभी लाइट का थोड़ा इशू है।